हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कल के टॉपिक पर एक बार चर्चा करते हैं। चलिए, तो विज्ञान में हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान में हम पढ़ रहे थे वेग चाल। ठीक है, तो वेग और चाल क्या है, इनकी परिभाषाओं को हमने आपको बताया था कि वेग क्या होते हैं, चाल क्या होते हैं, कौन कैसी राशि है, किसके मात्रक क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक बार हम इन पर फिर से चर्चा करते हैं। देखिए, वेग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा मैंने बताई थी आपको। एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा जो तय किया गया विस्थापन होता है। बात समझ में आई? एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। बात समझ में आई? वेग का जो मात्रक होता है ये मीटर प्रति सेकेंड होता है। बात समझ में आई? ठीक है, और वेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब बात करें अगर हम चाल को लेकर के, तो चाल किसे कहते हैं? एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा, किसी गतिमान व्यक्ति के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को या दूरी को, ठीक है, चाल कहते हैं। तो एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा तय किए गए दूरी को उसकी चाल कहते हैं। चाल का भी जो मात्रक होता है ये मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, जबकि चाल हमारा एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशाएं नहीं होती हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हमारा चाल और वेग हो गया। ठीक है, चाल का जो हमारा वेग होता है, वेग का जो फॉर्मूला होता है, वेग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक, जबकि चाल क्या होता है? चाल का फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यहाँ बस विस्थापन ले लिया जाता है और वहाँ दूरी ले ली जाती है। बात समझ में आई? इसके बाद मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था एक समान तथा असमान गतियाँ। तो चलिए अभी उस पर चर्चा करते हैं कि एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है। एक समान तथा असमान गति। एक समान गति क्या होती है? देखिए, इसकी परिभाषा ये होती है कि यदि दो या दो से अधिक गतिमान वस्तुओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा एक ही समय अंतराल में एक ही समान दूरी तय करें। मतलब जैसे चार लोग हैं, चार लोग एक ही टाइम पे दौड़ना शुरू कर रहे हैं, 5 मिनट में वो लोग 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, 5 मिनट में वो सभी के सभी एक समान दूरियां ही तय कर रहे हैं। तो दो या दो से अधिक गतिमान वस्तु या व्यक्ति यदि एक ही समय अंतराल में समान दूरियों को तय करते हैं तो उनकी जो गतियाँ होती है उन गतियों को हम लोग एक समान गति कहते हैं। अब यही थोड़ा सा बदलाव किया जाए कि समय तो एक ही लें, मतलब कि जैसे 5 मिनट का समय वो भी ले, 5 मिनट का समय वो भी ले, 5 मिनट का समय वो भी ले, चारों लोग 5 मिनट का ही समय लें, लेकिन एक कोई 5 किलोमीटर की दूरी तय करे, कोई 2 किलोमीटर की दूरी तय करे, कोई 1 किलोमीटर की दूरी तय करे, कोई आधी किलोमीटर की दूरी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि समान समय अंतरालों में जो दूरियाँ ही अलग अलग हैं। बात समझ में? समान समय अंतरालों में ये जो दूरियां तय कर रहे हैं ये अलग अलग दूरियों को तय कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में इनका जो गति होगा, इनका जो चलन होगा, ये असमान गति के अंतर्गत आता है। बात समझ में? तो असमान गति का मतलब ये हो गया कि दो या दो से अधिक वस्तुएं जो कि एक ही समय में अलग अलग दूरियां तय करती हो तो उन्हें हम लोग कहते हैं असमान गति। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आज का अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसका नाम है त्वरण। इंग्लिश में इसको एक्सिलरेशन कहते हैं। ठीक है, त्वरण। देखिए, त्वरण का एक पहले बहुत अच्छा सा उदाहरण आप समझो। चलो देखो, ये मान लीजिए रास्ता है, ठीक है, सड़क है।
यहाँ सड़क थोड़ी खराब है, फिर रास्ता ठीक है। आप साइकिल चलाते हुए अगर इस सड़क पर आ रहे हैं तो क्या आप, जब तक रास्ता आपका ठीक है तब तक मान लीजिए आप जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप अपने इस साइकिल को चला रहे हैं, ठीक। जब तक रास्ता पूरा ठीक है तब तक आपकी जो स्पीड है ये कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। जैसे खराब रास्ता आता है तुरंत आप ब्रेक लगाते हो और ब्रेक लगा करके अपना वेग अब 4 किलोमीटर प्रति हावर कर देते हो। आप देख रहे हो ना, वेग में बदलाव आ रहा है। बात समझ में? वेग में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। और वेग परिवर्तन की दर, दर का माने समय से भाग, वेग में परिवर्तन जितना होता है उसी परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बात समझ में? तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाएंगे तो आपका जो स्पीड, जो आपका वेग है ये कम नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा। फिर रास्ता यहाँ खत्म, सही हो गया, तब धीरे धीरे आप फिर अपने वेग को बढ़ा रहे हैं। अब फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 100 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलने लगे। तो आप देख रहे हैं ना कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। और किसी भी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उसकी त्वरण कहलाती है। बात समझ में आई? ठीक है। जैसे एक्सीलेटर आपने सुना है, गाड़ी में एक्सीलेटर होता है ना, तो एक्सीलेटर का काम क्या होता है, वेग को बढ़ाना या घटाना। एक्सीलेटर की सहायता से आप क्या करते हो, वेग को बढ़ाते हो या घटाते हो। तो एक्चुअली वो त्वरण, एक्सीलरेशन के नाम पे उसका नाम एक्सीलेटर पड़ा है। बात समझ भाई, जो वेग को बढ़ाता है या घटाता है। तो त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। देखिए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी वेग में आप कितना परिवर्तन कर रहे हो और किस समय में कर रहे हो, इन्हीं का जो अनुपात होता है, इसी अनुपात को हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए यानी त्वरण। और यदि वेग में परिवर्तन को डेल्टा वी से और समय अंतराल को डेल्टा टी से लिखें तो इसका फॉर्मूला बन जाता है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा वी क्या है, वेग में परिवर्तन है, और डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल है, और स्मॉल ए क्या है, त्वरण है, एक्सीलरेशन है। बात समझ में आई? और जो त्वरण होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और त्वरण एक सदिश राशि है। बात समझ में आई? ये इतनी चीजें आप त्वरण के लिए याद रखेंगे। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। अगर वेग परिवर्तन को डेल्टा बी से, समय अंतराल को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया जाए तो त्वरण स्मॉल ए बराबर डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। बात समझ में आई? ठीक है। त्वरण का जो मात्रक होता है ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और त्वरण जो होती है एक सदिश राशि होती है। बात समझ में आई? ठीक है। हमारा इसके बाद का टॉपिक है गति के समीकरण। गति के समीकरण, देखिए गति के जो समीकरण होते हैं ये तीन होते हैं, ठीक। जिनमें से आपका पहला होता है, जो पहला समीकरण होता है जिसे हम लोग कहते हैं b बराबर u प्लस ए टी, ठीक। जहां v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, स्मॉल a त्वरण होता है, स्मॉल t समय होता है, ठीक। ये अब आपका पहला समीकरण होता है। दूसरा हमारा समीकरण होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ यस दूरी होती है, स्पीड नहीं होता है, ठीक। यू प्रारंभिक वेग, बी
अंतिम वेग स्मॉल a, त्वरण t, समय। ठीक, चीज आप ध्यान रखेंगे। यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, इसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे कि कैसे ये प्राप्त होता है, फिलहाल अभी नहीं। तो यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एंड तीसरा हमारा इक्वेशन होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v क्या है, देखो यहाँ v का वर्ग है तो ये बदल नहीं जाएगा। v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अंतिम वेग, u का स्क्वायर है यानी प्रारंभिक वेग का स्क्वायर, 2 क्या है, कांस्टेंटम वैल्यू है, स्मॉल a क्या है, त्वरण है, यस क्या है, दूरी है। बात समझ में? तो ये हमारे गति के 3 समीकरण होते हैं। अब तीनों समीकरणों पर सबसे पहले कुछ आंकिक प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, अच्छा अब कुछ बातें आप यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे इन गति के समीकरणों के लिए कुछ बाहरी बातें भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर प्रारंभिक वेग विरामावस्था से शुरू होता है तो विरामावस्था के लिए प्रारंभिक वेग यानी u का मान 0 रखते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इन्हें नोट्स में लिखेंगे कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू कर रही है तो विरामावस्था से चलने पर उसका जो प्रारंभिक वेग होगा यानी u, ये 0 लेंगे। बात समझ में आई? और यदि कोई गाड़ी चल करके t मिनट बाद, t घंटे बाद, t सेकंड बाद रुक जा रही है तो उसका अंतिम वेग v बराबर 0 रखेंगे। गाड़ी रुकने के बाद ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रश्न में ऐसा कह रहा हो कि 12 मिनट बाद जाकर के गाड़ी रुक जा रही है या 12 मिनट 13 सेकंड बाद गाड़ी रुक जा रही है, तो इस परिस्थिति में रुकने के बाद समय अंतराल, जिस समय अंतराल पर रुक रही है, अगर उस समय हम वेग के विषय में बात करेंगे तो ये हम अपने पास से 0 रखेंगे अंतिम वेग। ये प्रश्न में दिया रहे चाहे ना दिया रहे, हम अपनी तरीके से अपनी तरफ से स्वतंत्र हैं इन मानों को रखने के लिए। बात समझ में? यहाँ त्वरण ए, देखिए त्वरण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक त्वरण होता है, एक मंदन होता है। मतलब जब वेग में वृद्धि होगी, जैसे वेग में परिवर्तन कहा गया है ना, तो वेग में परिवर्तन वृद्धि के रूप में भी हो सकती है, कमी के रूप में भी हो सकती है। हाँ, आप भाई वेग को बढ़ा करके तो वेग में परिवर्तन ला सकते हो, वेग को घटा करके भी तो उसमें परिवर्तन ला सकते हो। तो जब आप वेग बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ाने पर त्वरण होगा, वेग बढ़ाने पर क्या होगा, त्वरण होगा, और त्वरण जो होगा तब पॉजिटिव आएगा प्रश्नों में, या प्रश्नों में अगर हम तब त्वरण लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे। लेकिन अगर कहा जा रहा हो कि ब्रेक लगाया गया तो गाड़ी धीरे धीरे रुकने लगी तो उसका वेग इतना, उसका त्वरण इतना है, तब वो त्वरण नहीं, तब वो मंदन होता है, और तब मंदन को हम लोग निगेटिव लेते हैं। बात समझ में आई? तो ये सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक न्यूमेरिकल लगाते वक्त पूरी सावधानी रखिए। चलिए अब इस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही है, इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर यह 10 सेकंड में रुक जाती है, तो ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट जितनी बातें समझाएं सभी बातें यहाँ पे आ गई। देखिए सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न लगाने के सबसे बेहद आसान तरीके ये हैं कि आप क्या कीजिए कि जो मान आपको दिया रहे सबसे पहले आप उन मानों को धीरे से कहीं साइड में लिख लीजिए। देखिए लिख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हमको दिया क्या है, क्या निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कह रहा हमको कि एक रेलगाड़ी है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। देखो क्या कह रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल, तो यहाँ चाल दिया गया है ये। ठीक है, तो हमको रेलगाड़ी की चाल दी गई है, रेलगाड़ी की चाल बराबर ये हमको दी गई है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ थोड़ा सा समझने लायक बात ये है कि अगर आप गति के समीकरण को इस सवाल को लगाएंगे गति के समीकरण से, तो गति के समीकरण में कहीं चाल नहीं होता है,
हर चाल को वेग का रूप माना जाता है। बात समझ में? तो आप यहाँ इसे रेलगाड़ी की वेग कहेंगे, रेलगाड़ी का वेग कहेंगे। रेलगाड़ी का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। अब कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक रेलगाड़ी चल रही है। चूंकि हमको यहाँ पे गति का समीकरण लगाना है तो चाल ना कह करके इसको हम लोग वेग कहेंगे। बात समझ में आई? ठीक, तो रेलगाड़ी का वेग हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है कि इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर, इंजन बंद किया गया, ब्रेक लगाया गया, तब 10 सेकंड बाद यह जो रेलगाड़ी है यह रुक जाती है। तो समय दिया गया हमको, कितने समय बाद रुक रही है? समय को स्मॉल टी से, स्मॉल टी समय बाद 10 सेकंड बाद वो रुक जा रही है। तो समय स्मॉल टी बराबर 10 सेकंड। और अब जरा देखो, रेलगाड़ी के पहले चाल के विषय में कितना कहा है? स्टार्टिंग में जो चाल कहा जाता है वो आपकी प्रारंभिक चाल होती है। तो रेलगाड़ी का पहले जो चाल बताया वो 20 मीटर प्रति सेकंड ही तो है। तो ये आपका रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग माना जाएगा। और प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हो? यू से लिखते हो। तो रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग यू बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। समय टी बराबर 10 सेकंड दिया गया है। अब हमसे कह रहा है कि 10 सेकंड बाद रेलगाड़ी रुक जाती है। और अभी मैंने बताया कि अगर इतने समय बाद प्रश्न में कहे कि रेलगाड़ी रुक जाती है, गाड़ी रुक जाती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? अंतिम वेग अपने पास से शून्य रखते हैं। ठीक, तो अंतिम वेग को v से, v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड के बाद रुक जाती है। तो देखो जरा, ऐसे देखो, ये हो गई रेलगाड़ी। ये रेलगाड़ी अभी शुरुआत में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। तो ये इसका प्रारंभिक वेग होगा। ब्रेक लगाया गया, ब्रेक लगाने के 10 सेकंड बाद यहाँ रेलगाड़ी रुकती है। तो देखो जरा, जब ब्रेक लगाओगे तो वेग घटेगा कि नहीं घटेगा? और वेग घट रहा है ना, और वेग में अगर कमी हो रही है तब त्वरण नहीं, तब मंदन उत्पन्न होता है। तो प्रश्न हमसे यही कह रहा है, तो आप मंदन ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? मंदन ज्ञात कीजिए। चलिए हम मंदन ज्ञात करते हैं। मंदन यानी स्मॉल ए बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, v दिया गया है, u दिया गया है, t दिया गया है, a निकालना है। तो सबसे पहले v u t a में एक रिलेशन लगाओ, और वो रिलेशन है गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से। और गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। ये गति का प्रथम समीकरण। v का मान कितना है? 0 पुट करो। u का मान कितना है? 20 मीटर प्रति सेकेंड प्लस स्मॉल a क्या है? निकालना है। t का मान कितना है? 10। यहाँ जरा देखो, 20 इधर है ना, पॉजिटिव है, इधर से इधर आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। -20 इज इक्वल टू, यहाँ जरा देखो, 10 का स्मॉल a के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10a हो जाएगा। a इज इक्वल टू 10a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा, दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये भाग करेगा, तो ये जाएगा -20/10। a इज इक्वल टू डिवाइड करोगे तो -2। तो ये आ गया। देखो, अभी मैंने बताया था ना कि अगर मंदन उत्पन्न होता है तो जो त्वरण होता है ये ऋणात्मक हो जाता है। ठीक, तो ये a की वैल्यू -2, और मंदन भी त्वरण ही होता है, और मंदन का भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इन पर आधारित शेष अंकित प्रश्न कल देखते हैं।